नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। शुक्रवार को देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को तगड़ा नुकसान हुआ है। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3% से ज्यादा गिर गए हैं, लेकिन बाजार बंद होने तक कंपनी के शेयर 2.12% गिरकर 2,871 रुपए प्रति शेयर पर थे। रिलायंस के शेयर में मुनाफा वसूली के कारण बड़ी गिरावट हुई थी। रिलायंस के शेयर्स में बड़ी गिरावट की वजह से कंपनी के मार्केट कैप में भी बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार दूसरे सप्ताह के दौरान रिलायंस का मार्केट कैप घटा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप गुरुवार को 19,83,768.19 करोड़ रुपए था, जो शुक्रवार को घटकर 19,40,738.40 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब है कि एक दिन में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर एक महीने में 1.87% गिरे हैं। पिछले एक साल में मुकेश अंबानी के शेयर 17.28% चढ़कर 2,871 रुपए पर पहुंचा है। यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोबरा कांड केस के बाद वो एक बार फिर हेडलाइंस में है। कोबरा कांड केस के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनका नाम सामने आया है। ईडी का लखनऊ जोनल ऑफिस जल्द ही एल्विश से पूछताछ की तैयारी कर रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ईडी उनके पास मौजूद महंगी कारों के काफिले के बारे में जांच कर सकती है। 17 मार्च को यूट्यूबर को नोएडा पुलिस ने कोबरा कांड मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है, लेकिन अब ईडी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। वहीं यूट्यूबर की ओर से मामले में अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद एल्विश ने खुद को बेकसूर बताया। यूट्यूबर का कहना है कि उनकी सक्सेस कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुक्रवार को अपने फाइनेंशियल ईयर 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 39% घटकर 310 करोड़ का रहा है। पिछले साल सेम ड्यूरेशन में ये कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 507 करोड़ का था। वहीं पिछले तिमाही में ये करीबन 256 करोड़ का था, यानी कि क्वार्टर बेसिस पर इसमें करीबन 21.09% की बढ़त देखी गई है। अब चौथी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 5.74% घटकर 2,806 करोड़ का रहा है और रिजल्ट आने के बाद कंपनी के शेयर 0.57% की बढ़त के साथ 1,797 के लेवल पे जाके बंद हुए हैं। इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 2.85 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है और बीते एक महीने में कंपनी का शेयर 4.96% घटा है। वहीं पिछले 6 महीने में इसके शेयर ने करीबन 93.96% की बढ़त दिखाई है। टेक कंपनी एप्पल ने हिस्ट्री के सबसे बड़े शेयर बायबैक का ऐलान किया है। इसके जरिए कंपनी करीबन $110 बिलियन के शेयर वापस खरीदेगी। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लूका मेस्ट्री ने बायबैक के फैसले पर कहा है कि प्रोडक्ट सेल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से एप्पल के फ्यूचर और उसके स्टॉक्स की वैल्यू को लेकर कंपनी का कॉन्फिडेंस काफी बड़ा है। हमारे प्रोडक्ट्स की सेल ने ऑल टाइम हाई दर्ज किया है और जनवरी मार्च तिमाही में एप्पल ने $90.8 बिलियन की कमाई की है, जो कि सालाना आधार पर इसमें 4% की कमी आई है। इस दौरान करीबन $23.6 बिलियन का मुनाफा दर्ज किया है और रिजल्ट्स के साथ शेयर होल्डर्स को कंपनी ने $0.25 का डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा है कि जनवरी मार्च तिमाही के बीच एप्पल ने इंडियन मार्केट में रिकॉर्ड डबल डिजिट की ग्रोथ दर्ज की है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी के मुंबई और दिल्ली स्टोर ने अपने लॉन्च के बाद से लगातार 16 से 17 करोड़ रुपए की मंथली एवरेज सेल्स दर्ज की है। दिल्ली लिकर पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बेंच ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वो अपने कैंपेन में हिस्सा ले सके। बेंच ने ये भी कहा है कि मैन केस यानी कि जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है और कोर्ट 7 मई को इस पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी हैं। सिंघवी ने एक बार फिर कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का जवाब दिया था। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता।
टेक सेक्टर में इस साल के पहले 4 महीनों में 80,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है और वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप इकोसिस्टम में छंटनी जारी है। जी हां, हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 269 टेक कंपनियों ने 3 मई तक 80,230 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। वहीं 2022 और 23 में दुनिया भर की टेक कंपनियों ने 4,25,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की थी। वैश्विक मंदी ने आईटी, टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर बहुत असर डाला है। हाल ही में यूएस कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म स्प्रिंकलर ने लगभग 116 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। एक्सरसाइज इक्विपमेंट और फिटनेस कंपनी पेलोटन ने इस हफ्ते अपने लगभग 400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की। रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल ने रिस्ट्रक्चरिंग के चलते लगभग 200 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया। वहीं इलॉन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स से 10% यानी कि 14,000 कर्मचारियों की कटौती करने के कुछ हफ्ते बाद सैकड़ों कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया। पंजाब के तरनतारन जिले में बीएसएफ ने एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है जो टूटी फूटी स्थिति में था। इस ड्रोन की बरामदगी 3 मई को लगभग 3:30 बजे उस वक्त हुई जब ड्यूटी पर तैनात जवान ने इसकी आवाज सुनी। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा पार से नशे के कारोबार के लिए ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। सतर्क बीएसएफ जवानों ने खेती के लिए जा रहे ट्रैक्टर के नीचे से संदिग्ध ड्रोन के कुचले जाने की आवाज सुनी। कटाई करने के लिए खेत की तरफ जा रहे ट्रैक्टर को जवानों ने तुरंत रोका और ट्रैक्टर के टायर के नीचे से टूटी हुई हालत में ड्रोन को बरामद किया। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन के जरिए सीमा पार से 500 ग्राम तक हेरोइन सप्लाई किया जा रहा था। बता दें कि अभी 2 हफ्ते पहले ही अमृतसर में भी एक पाकिस्तानी ड्रोन को जब्त किया गया था। सीमा पार से आए ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने खेत से बरामद किया था। ड्रोन के साथ एक पैकेट भी बरामद किया गया जिसमें हेरोइन की सप्लाई की जा रही थी। अब कपिल शर्मा शो एक बार फिर बंद होने वाला है। जी हां, कपिल शर्मा इंडिया के मशहूर और टॉप कॉमेडियन में से एक है। साल भर फैंस को द कपिल शर्मा शो का इंतजार रहता है। महीनों के इंतजार के बाद 30 मार्च से द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो शुरू हुआ। इस शो ने फैंस को एंटरटेन करना शुरू ही किया था कि पता चला कपिल का शो अब बंद होने जा रहा है। अर्चना पूरन सिंह और कीकू शारदा ने इस खबर को कंफर्म भी किया है। नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो का आगाज बेहद शानदार हुआ था। नए सीजन का सेट भी काफी अच्छा था जिसे देखकर पता चलता है कि सेट पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। 1-2 एपिसोड के बाद ही कपिल का शो ग्लोबली हिट हुआ और हर जगह ट्रेंड होने लगा। पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स की तरफ से द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की सक्सेस पार्टी भी रखी गई थी। ये सब देखकर ऐसा एहसास हुआ कि कपिल ने OTT पर आकर सही फैसला लिया है। उनका शो अच्छा चल रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं और व्यूज भी मिल रहे हैं। बाकी शो बंद होने की असली वजह मेकर्स ही बता सकते हैं। निरत्न कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड यानी MRPL ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q4 के नतीजे अनाउंस कर दिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड की भी सौगात दी है। कंपनी द्वारा 20% डिविडेंड का ऐलान किया गया है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में गिरावट दर्ज हुई है। इसके साथ ही PSU की कंसोलिडेटेड इनकम में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले गिरावट आई है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक MRPL के बोर्ड ने 10 रुपए पर इक्विटी शेयर पर 2 रुपए पर शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके लिए सालाना जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स में मंजूरी ली जाएगी। फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सालाना जनरल मीटिंग में डिविडेंड की घोषणा के 30 दिन के अंदर निवेशकों को पेमेंट किया जाएगा। फाइनल डिविडेंड पर कंपनी 350.52 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर